friends, welcome to Smriti's Pathshala. I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss a very popular topic. You all know this, the respiratory system and respiration in organisms. I will discuss topics like introduction to respiration, cellular respiration, aerobic and anaerobic respiration, anaerobic respiration in organisms, then breathing, mechanism of breathing, artificial respiration at last. So let's start with the introductory part. As we all know that our living system is made up of multiple number of cells. We are multicellular organisms, so all of the cells function together to perform various functions like eating, sleeping. Even during sleeping we need energy. Then other functions like respiration, excretion, digestion. All right. So the reason is, why do we respire? The cells that perform this function can only perform this function if they get the sufficient amount of energy. So अगर सेल को एनर्जी मिलती है सफिशिएंट अमाउंट का, तो वो अपना काम कर सकता है. ये एनर्जी आएगा कहाँ से? एज वी ऑल नो दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, राइट. पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है. हम बताते हैं ट्विस्ट क्या है. हम जब सांस लेते हैं तो एयर से मोस्टली कौन सा गैसेस हम इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन. सो ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल किए हैं वो ऑक्सीजन जाके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा और वही प्रोडक्ट्स के साथ हमारा एनर्जी बनकर बाहर आएगा. और दिस एनर्जी इज यूज्ड अप इन बाय द डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शन. व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेल्स जब रेस्पायर करते हैं उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं. ऑब्वियसली ऐसा नेम सजेस्ट है ना, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन बोल. सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट is broken down inside the cells, which results in the release of energy. And all cells in the organism, living organism, undergoes cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेली. मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, फिर साइटोप्लाज्म में कितने सारे ऑर्गेनेलीज ऐसे बिखरे पड़े हैं. सो वन ऑर्गेनेली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बिना एनर्जी नहीं मिल सकता. इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. कैसे बनता है ये एनर्जी? पहले तो आप फूड लोगे, तो फूड जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, पहले तो माउथ से कहा जाता है स्टोमक में. स्टोमक में हमें पता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे फ्रॉम लार्जर पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल. एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, जो एब्जॉर्ब होता है स्टोमक के वॉल से इनटू द ब्लड वेसल्स, दिस आर ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. और ये ग्लूकोज हमें पता है क्या है? मोनोसैकेराइड है. तो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होता है एंड ब्लड कैरी दिस ग्लूकोज इनटू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो बॉडी के सारे पार्ट्स के सेल के पास ये ग्लूकोज पहुंच जाता है. एंड देन they take up this glucose into the mitochondria, and there some enzymes are present which break down the glucose in presence of oxygen to give out carbon dioxide and water and energy. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी रिलीज हुआ. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन. क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है. अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, हम ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. पहले हम जानते हैं ये डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में. ठीक है, एक तो पहला डिफरेंस इनके डेफिनेशन में हो गया. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मोस्टली हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे मैमल्स हो गए, फिर ऑल अदर काइंड्स ऑफ हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड लोअर ग्रुप्स लाइक बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली एनारोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको वहाँ पर मिलेगा. दूसरी चीज़ है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज होती है. बट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है बहुत ही कम एनर्जी, लो एनर्जी रिलीज होती है, ताकि लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को तो इतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. एक ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है,
तो उस हिसाब से ही वहाँ पे एनर्जी बनता है विथ बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है क्योंकि उनको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ वर्क करना होता है। सो दिस एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हायर ऑर्गेनिजम्स इज प्रोवाइडेड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ आया? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर एग्जांपल बोले तो वो होगा ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स क्या बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। लैक्टिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बनेगा विच इज़ अ टाइप ऑफ एल्कोहल, एंड एनर्जी विल बी produced। ठीक है, अभी हम जानते हैं एनारोब्स के बारे में थोड़ा और। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पायर कर सकते हैं, एंड दे गेट एनर्जी थ्रू दिस प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which uses the process of anaerobic respiration for production of energy, and इसीलिए ईस्ट को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एंड दिस एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बियर एंड वाइन फॉर दिस पर्पज, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बिना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्मेंटेशन से। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका एक एग्जांपल है मसल्स ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज। स्ट्रीनस मतलब कि बहुत ही हैवी एक्सरसाइज के दौरान, लाइक रनिंग, स्विमिंग, दिस फंक्शंस नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इस वक्त जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इन सारे फंक्शंस में, उनको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और हमने पहले क्या पढ़ा था कि एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन का भी बहुत ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन का अगर ज़रूरत है तो हम ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, एयर से। सो हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा एक ब्रीथिंग रेट होता है, और इन फंक्शंस के दौरान जो इतना हाई एनर्जी डिमांड करते हैं, हमें अपना ब्रीथिंग रेट फास्ट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जा सके और अल्टीमेटली ब्लड में पहुंच सके और सेल्स में जा सके। ठीक है, ताकि एनर्जी हमारा बनना कंटिन्यूअस रहे, कभी रुके नहीं। ठीक है, सो वी नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर दैट। बहुत हैवी एक्सरसाइज के दौरान कभी कभार मसल्स को वो एनर्जी नहीं मिल पाता है जितना उसे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उस वक्त क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन ना होकर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था, लैक्टिक एसिड बनता है और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ज़्यादा ना सही पर थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ पे, और लैक्टिक एसिड भी साथ ही साथ प्रोड्यूस हो रहा है। इस लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से हमारे मसल्स में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से क्रैम्प्स मतलब दर्द होने लगता है। तो वो लैक्टिक एसिड जो है, जो प्रोड्यूस हो रखा है, वो एक्सक्रीट नहीं होता है, वो मसल्स में ही एक्यूमुलेट होके मतलब जमा होकर रह जाता है। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस क्रैम्प्स हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से वहाँ पे सेक दे सकते हैं एंड मसाज कर सकते हैं मसल्स को। तो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे कम हो जाएगा और क्रैम्प्स भी साथ ही साथ चला जाएगा। जब हम मसल्स को मसाज करते हैं या फिर गर्म पानी से ट्रीट करते हैं, उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे उन मसल सेल्स के पास पहुंचता है और वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बना था उसका अभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो करके लैक्टिक एसिड को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके नॉर्मल प्रोडक्ट्स में बदल दिया जो इजीली एक्सक्रीटेबल है। ऑलराइट, एंड नाउ देयर विल बी नो क्रैम्प्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम सबको पता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। Right, inhalation and exhalation takes place alternately in breathing. Breathing rate can be defined as the number of times a person breathes in a minute. It is in average 14 to 18 per minute. जो breathing rate मैंने अभी definition बोला है, 1 मिनट में जितने बार आप सांस लेते हो उसको हम breathing rate बोलेंगे, और इसको यूनिट्स में लिखते हैं this number of breaths per minute. Like
एवरेज अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 14 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट। और breathing rate is not always constant in human beings. It may vary. When our body needs more energy, जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब हम ब्रीदिंग रेट को फास्ट करते हैं, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, रनिंग। एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फील हंग्री आफ्टर डूइंग ए फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमें बहुत एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी आता कहाँ से है? फूड से आता है। तो हमने जो फूड पहले खाई थी ये वर्कआउट या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले, तो वो फूड जो है डाइजेस्ट होके अभी सेल के पास पहुंच गया है, और वो सारी फूड को हमने कन्वर्ट करके एनर्जी में बदल दिया। तो अभी तो हमें और एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो कैसे आएगी? और फूड खाने से आएगी, है ना। सिंस ऑल द फूड गेट्स कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो वी फील हंग्री ग्रेजुअली एज वी डू फिजिकल एक्टिविटीज़। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इनहेल्ड एयर में 21% ऑफ ऑक्सीजन रहता है, और एक्सहेल्ड एयर में 16% ऑफ ऑक्सीजन रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहा मैंने, ऑक्सीजन कहा है। मतलब कि इनहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन है और एक्सहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन है। सो इसका हमें सिग्निफिकेंस बाद में पता चलने वाला है। फॉर नाउ विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सांस कैसे लेते हैं हम, ब्रीथिंग क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था। तो व्हेन वी इनहेल एयर, ऑक्सीजन हमारे नोज़ के थ्रू होते हुए, यहाँ पे जो विंड पाइप है ट्रेकिया के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में छोटे छोटे एल्वेलेस होते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक नेटवर्क जो लंग्स के अंदर बना हुआ है, उसका जो एंड पॉइंट है जो सर्कुलर है उसको एल्वेलाई कहते हैं, और उसके सराउंडिंग बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन जो है हमारा एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाता है, और वहीं से कैरी होकर सारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, हाउ डू वी इनिशिएट अ ब्रेथ। तो ऑक्सीजन को हमें एयर से लंग्स के अंदर जाने के लिए क्या होना ज़रूरी है, प्रेशर डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो उस प्रेशर डिफरेंस को बिल्डअप करने के लिए हमारा जो लंग्स है, बॉडी में लंग्स है, और लंग्स के ठीक नीचे एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। वो जो डायफ्राम है उसके साथ लंग्स आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ अटैच्ड है। सो जब डायफ्राम एक तरह का मसल है, जब ये मसल कंट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे कि लंग्स भी इसके साथ अटैच है, तो लंग्स भी थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच के चला आएगा, और लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। और हमें बॉयल्स लॉ से पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। सो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे मेंटेन्ड है वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आएगा। ये हो गया इनहेलेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ये अभी रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने से क्या होगा, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और हमेशा याद रखना कि गैसेस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अभी अगर लंग्स के अंदर इतना हाई प्रेशर डेवलप हो गया है तो वहाँ से अभी कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सेलेशन का प्रोसेस कहते हैं। दिस इज़ योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अभी हम चलेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ओर। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग और इनिशिएटिंग breathing by forcing air into or out of the lungs to establish the rhythm of inhalation and exhalation। ठीक है, क्या होता है, अगर कोई इंसान सांस नहीं ले पा रहा है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, अगर हम उसके लंग्स में हवा भर दे तो उसके वजह से उसका इंस्पिरेशन मतलब कि इनहेलेशन और एक्सपिरेशन मतलब कि एक्सहेलेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो नॉर्मली ब्रीथ करने लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये किस वक्त ज़रूरी है, कुछ कंडीशंस हैं। जब ब्रीथिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए, और ये ब्रीथिंग किस कंडीशंस में बंद होती है मैं बताती हूँ। ड्राउनिंग इज़ वन केस। ड्राउनिंग मतलब जब आदमी डूब जाता है पानी में, ड्राउनिंग, गैस पॉइजनिंग,
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने से भी आप सांस नहीं ले पाओगे। फिर इलेक्ट्रिक शॉक, ये तो सबको पता है क्या होता है। एक्सीडेंट में भी कभी कभार ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर से रिजनरेट करना पड़ता है। फिर एनेस्थेशिया, अगर एनेस्थेशिया का ओवरडोज हो जाता है, एनेस्थेशिया मतलब क्या करना है, सेंसलेस कर देते हैं हम। तो अगर ओवरडोज हो गया तो ब्रीथिंग भी बंद हो जाए। सेंसलेस मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रीथिंग बंद नहीं होता है नॉर्मल एनेस्थेशिया के टाइम। अगर आप ओवरडोज कर रहे हो, एनेस्थेशिया का मतलब ज़्यादा दे दिया, तो ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा। उस वक्त हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वी ऑल नो दैट अगर ऑक्सीजन स्टॉप हो गया है तो हमारा सेल्स अभी रेस्पायर नहीं कर सकता, यानी कि एनर्जी भी नहीं बना सकता। तो ऐसे कंडीशन में सेल कब तक ज़िंदा रह सकता है या फिर मेंटेन कर सकता है अपने आप को? तो इसका आंसर है बहुत ही कम समय तक। अगर ये कंडीशन ब्रेन में डेवलप हो गया, जिसको हम एस्फिक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, तो ब्रेन डेथ भी हो सकता है और इंसान की डेथ भी हो सकता है। सो वी हैव टू रिससिटेट द पर्सन हु कैनॉट ब्रीथ एज क्विकली एज पॉसिबल। अभी हम मैकेनिज्म के बारे में कहेंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो होता है, उसका मैकेनिज्म में क्या होता है, जब एल्वेली को हम एयर से वेंटिलेट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिव कर देता है। इसके वजह से ब्रीथिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का 2 मेथड्स है, मैनुअल है, एक मैकेनिकल है। ऑलराइट, मैकेनिकल इज वेरी इजी वन, एंड मैनुअल जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो तो आप मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड ऑन टू द मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड का एडवांटेजेस है, इट कैन बी अप्लाइड एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट द नीड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। मैनुअल मेथड में एक तो ये वाला एडवांटेज हो गया कि बहुत ही क्विकली हम इंसान को रिससिटेट कर सकते हैं, उसको जिंदा कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। मैनुअल मेथड में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में आप इंसान को कैसे अप्रोच करोगे। फर्स्ट आपको वो इंसान दिखेगा ज़मीन पे लेटा हुआ या भी किसी भी कंडीशन में, आप जाके पहले चेक करोगे कि उसको सांस आ रही है कि नहीं। पहले अगर आदमी रेस्पॉन्ड कर रहा है, आप उसको पुकार के देखिए कि अगर वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, अगर सांस आ रही है, तो आप क्विकली इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दे और हॉस्पिटल जाने की बंदोबस्त करें। एंड अगर उसको सांस नहीं आ रही है तो यू नीड टू टेक क्विक एक्शंस। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, पहले नेक के अराउंड जो भी क्लोथ्स है लूजन देम, ताकि गले में घुटन सा महसूस ना हो और सांस लेने में आसानी हो। फिर आप ये देखोगे कि कोई वॉमिट वगैरह तो नहीं है मुंह में, गले में अटका हो, जिसकी वजह से सांस नहीं आ रही। कभी कभार क्या होता है, खाने की चीज़ भी अटक सकती है गले में, जिसकी वजह से सांस नहीं आती। तो आप वो चेक करोगे। अगर पूरे रेस्पिरेटरी जो हमारा पाथवे है वो क्लियर करने के बाद आप इस प्रोसेस को प्रोसीड करोगे। नेक्स्ट स्टेप है, टंग को आपको आगे की ओर लाना है और देखना है ताकि ये पीछे की ओर ना जा पाए, क्योंकि अगर ये पीछे की ओर जाता है तो हमारा जो विंड पाइप है उसका जो पाथवे है हमारा, तो वो पाथवे ब्लॉक कर देगा। तो टंग को बीच में नहीं आने देना है उसको, इसलिए फॉरवर्ड की तरफ थोड़ा प्रोट्रूड कर देना है। प्रोट्रूड मतलब बाहर निकाल देना है। और नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें, पहले आप इंसान के नाक के पास जाके देखना है 2 स्टेप्स एट ए टाइम। ये वाला जो स्टेप है, नाक के पास जाके देखना है कि कोई सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं। फिर फील भी करना है कि कोई सांस का वो वेपर्स आ रहा है कि नहीं। एंड यू विल लुक टुवर्ड्स द चेस्ट ऑफ दिस पर्सन इफ़ इट इज़ राइजिंग। तो अगर कोई साइंस ऑफ ब्रेथ नहीं है, फिर आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैरी आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हेड को जो है, हेड को थोड़ा सा पीछे की ओर टिल्ट कर देना है, ताकि ये जो पूरा पाइप है ये स्ट्रेट हो जाए और आसानी हो आपको, ताकि इसका एयर जो है तुरंत लंग्स के अंदर जाके तुरंत एक्शन दिखा पाए। देन उस पर्सन के नोज़ को ब्लॉक करके अपने इंडेक्स और थंब के सहारे उस पर्सन के नोज़ को ब्लॉक करके आपको हवा भरना है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। फिर देखना है कि कोई साइंस ऑफ रिससिटेशन है कि नहीं। अगर नहीं है, फिर से आपको ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। That's all for today. I hope you all stay tuned to Smriti's Pathshala and keep updating your knowledge.
इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट बिलो। अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं हमें, हम आपके टेक्स्ट का रिप्लाई करेंगे। हिट द लाइक बटन and hit the bell icon and yeah, stay safe.